So let me start with the most interesting topic of our book, that is organic chemistry. ठीक बेटा, मैं नॉमेनक्लेचर नहीं करवा रहा हूं, मैं तुम्हें सीधे लेके जा रहा हूं टुवर्ड्स द बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक, नॉमेनक्लेचर बाद में बताऊंगा मैं कैसे होगा. ठीक, तो हम बात कर रहे हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, GOC, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. ठीक, आज हम इसकी स्टडी करेंगे, इसकी शुरुआत करेंगे जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की. जर्नल एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक के बारे में पढ़ेंगे. आज के बाद एक तो एब्सेंट नहीं होना, एक दिन भी एब्सेंट हुए तो फिर आगे कुछ नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखना, ना अभी ना +2. तो इसलिए एब्सेंट नहीं होना, चाहे कुछ भी हो, आना जरूर है. चाहे बीमार हो ना, यहां मैं वो लगवा दूंगा तुम्हें ड्रिप, है ना, यहाँ टेंशन नहीं, ग्लूकोज की बोतल यहां चढ़वा देंगे, पर एब्सेंट नहीं होना है, ये बात ध्यान रखना. ठीक, नहीं तो नहीं आएगा बेटा, एक भी कंसेप्ट छूटा, क्योंकि ऑर्गेनिक के कंसेप्ट एक दूसरे के साथ इंटरवोवन है, तो अगर एक भी कंसेप्ट छूटा तो दूसरा नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे. चलिए आज थोड़ी शुरुआत करते, ज्यादा नहीं. देखो बेटा, जब हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बोलते, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो आप में से क्या कोई मेरे को डेफिनेशन दे सकता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? एनीबडी कैन गिव मी द डेफिनेशन दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? यस, बोलिए. अब भाई साहब ने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स. ठीक, जो लिविंग बीइंग से डिराइव होते हैं, क्योंकि इसका नाम ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से आया, तो इन्होंने बोला कि कंपाउंड्स व्हिच आर डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स. नाउ आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम भाई साहब, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स और नॉट? इज इट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड? है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड डिराइव्ड फ्रॉम, आप सांस दे करके बाहर क्या छोड़ रहे हो? कार्बन डाइऑक्साइड ना, तो लिविंग बीइंग से डिराइव्ड है कि नहीं? तो क्या इसको ऑर्गेनिक बोलोगे? तो फिर यस बोलिए. हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट डू यू मीन बाय हाइड्रोकार्बन्स? मैम ने कहा कि कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. तो मैं मैम से एक चीज पूछना चाहूंगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड contains carbon as well as hydrogen, is it organic? नहीं है. तो फिर डेफिनेशन. यस, हाँ, तो वो तो मैंने उसका कार्बन डाइऑक्साइड का बताओ. हाँ, तो सिंथेसाइज तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में ही हो रही है. यस, बोलिए. ओनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. तो बेटा एल्कोहल C2H5OH, अमीन, उसमें नाइट्रोजन भी होता है. सो प्यारे बच्चों, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ध्यान से सुनना. नो डाउट ये दोनों को मिला दो, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है. यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं कंपाउंड्स विच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम लाइफ एंड हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन कंपोनेंट्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, डेफिनेटली लिविंग बीइंग से बनते हैं, और उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने बोला, इस कार्बन डाइऑक्साइड इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो है पर हाइड्रोजन नहीं है, तो भले ही वो लिविंग बीइंग से हो डिराइव्ड, वो ऑर्गेनिक नहीं कहलाएगा. और कार्बोनिक एसिड H2CO3 में हमारे पास हाइड्रोजन कार्बन है, बट वो लिविंग बीइंग से डिराइव नहीं होता, तो वो ऑर्गेनिक नहीं है. इसलिए हमें यह समझना, दोनों को मिला देना है. और एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या बोलनी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर डायरेक्टली डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग बीइंग्स एंड हैव कार्बन एंड हाइड्रोजन एज मेन कंपोनेंट्स. उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा करते हैं. बेटा बहुत साल पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, उसको बनाने का कोई तरीका हमें नहीं पता था. तो एक साइंटिस्ट होता था बर्जीलियस. बर्जीलियस ने बेटा एक थ्योरी दी हमें, वाइटल फोर्स थ्योरी. वाइटल फोर्स थ्योरी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वाइटल फोर्स थ्योरी? वाइटल फोर्स थ्योरी जो थी, उसका मतलब क्या है? बेटा बर्जीलियस ने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्योंकि लेबोरेटरी में नहीं बन पाते थे,
इसलिए उसने कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए कुछ मिस्टीरियस सी फोर्स की जरूरत होती है, और वो फोर्स सिर्फ लिविंग बीइंग में पाई जाती है, और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए बहुत वाइटल है। इसलिए बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक वाइटल, एक मिस्टीरियस फोर्स की जरूरत है, जो कि सिर्फ लिविंग बीइंग्स में पाई जाती है। इसलिए सिर्फ लिविंग बीइंग ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना पाते हैं। ठीक, इन लेबोरेटरी हम लिविंग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। ये बर्जीलियस ने एक हाइपोथेसिस दी, वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन लेटर ऑन एक साइंटिस्ट होता था बेटा, वोलर। ठीक, वोलर ने क्या किया कि एक साइनामाइड लिया और उसके ऊपर रिएक्शन करके दुनिया का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, यूरिया। तो दुनिया का सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लेबोरेटरी में बना वो था यूरिया, NH2CO NH2 यूरिया। ठीक, यूरिया होता है NH2CO NH2। ठीक, तो ये यूरिया जो है ये वोलर ने पहली बार बनाया। उसके बाद दूसरा साइंटिस्ट था कॉल्ब। ठीक, कॉल्ब ने एसिटल्डिहाइड यानी इथानल CH3CHO, ठीक, एसिटल्डिहाइड इथानल CH3CHO, या फिर एसिटिक एसिड दैट इज CH3COOH। ठीक, ये कंपाउंड्स ने बनाए लेबोरेटरी में। ठीक, और उससे हमें समझ में आने लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी। देयर इज नो वाइटल फोर्स रिक्वायर्ड, देयर इज वाइटल अक्ल विच इज रिक्वायर्ड। ठीक, मतलब कुछ कंडीशंस ऐसी बनानी पड़ेंगी जिससे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सके। और आज की डेट में हम ईच एंड एवरी कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर सकते हैं लेबोरेटरी में। तो आज इस वाइटल फोर्स थ्योरी का कोई भी यू कैन से नहीं है काम। ठीक, अब ये बिल्कुल खत्म है। आज हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में बना सकते हैं। ठीक है जी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है लेबोरेटरी में तो बनाए जाते हैं। जितने टोटल दुनिया में कंपाउंड है उसमें 95% से ज्यादा कंपाउंड्स हमारे पास ऑर्गेनिक होते हैं। अब मजे की बात है कि अगर मैंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स व्हिच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। अब अगर मैं ध्यान दूं, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सर ने बताई थी 2.5 के करीब करीब, 2.4 के करीब करीब, है ना, 2.4 2.5 के करीब करीब। और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी याद करो 2.1 के करीब करीब बताई थी। क्या इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस है? अगर इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है तो इनके बीच का जो बॉन्ड होगा उसकी पोलैरिटी बहुत कम होगी, इट विल बी वेरी लेस पोलर। यहां पे अगर वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ भी गया या पार्शियल, यहां पे पार्शियल नेगेटिव आ भी गया, पार्शियल पॉजिटिव आ भी गया, वो बहुत कम होगा। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर ऑलमोस्ट नॉन पोलर कंपाउंड्स। आई एम नॉट सेइंग दे आर नॉन पोलर, आई एम सेइंग ऑलमोस्ट नॉन पोलर, है ना भाई, कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ये नॉन पोलर टाइप है, तो इतने सारे रिएक्शन कैसे दे देता है? हाउ, इतने सारे रिएक्शन कैसे हो जाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, और इतनी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे बन जाते हैं जबकि इसमें पोलैरिटी नहीं है? सर पोलैरिटी का वो है, जरूरत क्या है पोलैरिटी की? बेटा अगर पोलैरिटी होगी, एक चीज पॉजिटिव होगी दूसरी चीज नेगेटिव होगी, तो नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, तब तो हमारे पास रिएक्टिविटी की पॉसिबिलिटी है। अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव ही नहीं है तो रिएक्टिविटी की पॉसिबिलिटी कहां से है भाई? समझ में आई? फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने सारे बनते कैसे हैं? ठीक, तो किसी ने बोला कि इसमें कार्बन की टेंडेंसी होती है इतने सारे कंपाउंड बनाने की। वो 10वीं का चीज रिपीट कर रहा हूं मैं, ये 10वीं में पढ़ा है, कार्बन इतने सारे कंपाउंड क्यों बनाता है? बोला क्योंकि कार्बन में कैटिनेशन होती है। कैटिनेशन होती है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। कार्बन आपस में जुड़ के 6,000 कार्बन तक जुड़ सकते हैं और लॉन्ग चेन्स बना सकते हैं। तो इट हैज अ हाई कैटिनेशन पावर। देखो कहां तो कार्बन 3,000 कार्बन जुड़ सकते हैं। जो सेकंड कैटिनेटिंग एलिमेंट है सल्फर, उसमें सिर्फ 8 सल्फर जुड़ते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा कैटिनेशन होती है। अब क्वेश्चन आया कैटिनेशन क्यों होती है? कैटिनेशन सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। अब कैटिनेशन क्यों होती है? ठीक, बोला कैटिनेशन इसलिए होती होगी, कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड उससे थोड़ा वीकर है, उसमें थोड़ी पोलैरिटी है। ठीक, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता, एटमॉस्फेयर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता,
इसलिए वो काफी स्टेबल बॉन्ड्स बनाता है। और फिर कार्बन की टेट्रा कोवेलेंसी होती है। टेट्रा कोवेलेंसी का मतलब 4-4 बॉन्ड बना सकता है एक कार्बन। तो कहते हैं कार्बन इतने सारे कंपाउंड इसलिए बना देता है क्योंकि इसकी टेट्रा कोवेलेंसी होती है, और कार्बन से कार्बन का बॉन्ड जो होता है वो इतना स्ट्रांग होता है कि एटमॉस्फेयर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है। एटमॉस्फेयर उसको ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है, और इस वजह से कार्बन की लॉन्ग चेन्स बन जाती है और उसकी वजह से काफी सारे कंपाउंड बन जाते हैं। पर मेरा क्वेश्चन तो ये है ही नहीं ना। मेरा क्वेश्चन तो ये है, जब उसमें पॉजिटिव नेगेटिव नहीं है तो फिर इतने सारे रिएक्शन कैसे शो करता है? तो यहां से शुरू हुआ मेरा जीओसी। ठीक, देखो बेटा, इन सब रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। तो हमारा मेजर टॉपिक जो है ऑर्गेनिक में वो है इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स। नाउ व्हाट द हेल आर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स? बेटा डिस्प्लेसमेंट का मतलब इलेक्ट्रॉन का अपनी जगह से हिलना, डिस्प्लेस होना। बेटा इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट में दो तरह की डिस्प्लेसमेंट्स होती हैं बेटा। एक जिसको बोलते हैं पोलराइजेशन इफेक्ट्स। पोलराइजेशन इफेक्ट्स। बेटा पोलराइजेशन इफेक्ट जो होते हैं दे आर विद इन द मॉलिक्यूल। इट इज फ्रॉम इनसाइड द मॉलिक्यूल, दे कम्स विद इन द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल के अंदर आते हैं, विद इन द मॉलिक्यूल्स। इसका आउटर एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं होता है। और इसलिए क्योंकि ये मॉलिक्यूल के अंदर की बात है तो ये परमानेंट इफेक्ट होते हैं। ये एक बार हो गए तो हो गए। सो ये पोलराइजेशन इफेक्ट जो है ये मॉलिक्यूल के विद इन होते हैं। ठीक, ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स होते हैं। बॉन्ड्स में जो पोलैरिटी आती है उसकी वजह से होते हैं। और ये विद इन द मॉलिक्यूल, बाहर के एटमॉस्फेयर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए परमानेंट इफेक्ट हुआ करते हैं। दे आर परमानेंट इफेक्ट्स। ठीक, ऑन द अदर हैंड दूसरी तरह के इफेक्ट हमारे पास होते हैं जिसको बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स। पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स। अब बेटा जब हम पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स की बात करते हैं, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट का मतलब क्या होता है बेटा? इट इज ड्यू टू द सराउंडिंग्स, ड्यू टू एटमॉस्फेयर। तो हम बोलेंगे इट इज ड्यू टू सराउंडिंग। ड्यू टू सराउंडिंग्स, जो किसी मॉलिक्यूल के आसपास की सराउंडिंग है उसकी वजह से जो इफेक्ट कॉज होते हैं उनको हम क्या बोल देते हैं बेटा? पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट्स बोलते हैं। ऑब्वियसली अगर सराउंडिंग की वजह से है तो अगर हम सराउंडिंग चेंज कर दें तो इफेक्ट चेंज हो जाएगा। अगर मान लो जो चीज एसिड में हो रही है अगर मैं बेस डाल दूं तो उससे उल्टा हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये परमानेंट नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये टेम्परेरी इफेक्ट्स होते हैं। दे आर टेम्परेरी इफेक्ट्स जिनको हम सराउंडिंग चेंज करके चेंज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब पोलराइजेशन इफेक्ट्स में आगे कितनी तरह के इफेक्ट होते हैं? इनमें सबसे पहले होता है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरे नंबर पे होता है रिजोनेंस। तीसरे नंबर पे होता है मीजोमैरिक इफेक्ट। मीजोमैरिक इफेक्ट। चौथे नंबर पे होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन। पांचवें नंबर पे होता है रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। ये कुछ एक इफेक्ट हैं जो कि पोलराइजेशन इफेक्ट है, मॉलिक्यूल की पोलैरिटी की वजह से है बेटा, तो इनको पोलराइजेशन इफेक्ट बोला जाता है। वहीं पर पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट जो बाहर की वजह से होते हैं, ठीक, इसमें आ जाएगा फील्ड इफेक्ट। फील्ड इफेक्ट। यहां आ जाएगा सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट। यहां आ जाएगा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। यहां आ जाएगा इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। इन इफेक्ट्स की वजह से
हमारे पास रिएक्शंस होते हैं बेटा। तो हम इनको बारी बारी सभी को डिटेल में पढ़ेंगे बेटा। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सबसे पहला इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ध्यान से समझेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? देखो बच्चे, इंडक्टिव इफेक्ट समझने के लिए हमने एक कार्बन की चेन ले ली, से दिस इज द चेन ऑफ कार्बन, और यहां पे कोई एलिमेंट एक्स लगा है और एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन दैट ऑफ कार्बन। एक्स लगा है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, यानी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है। तो अब क्या होगा कि ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव। और इस कार्बन पे क्या आएगा? पार्शियल पॉजिटिव, है ना। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो चीखे मारेगा बचाओ बचाओ। तो इसके साथ वाला कार्बन बोला मैं आ रहा हूं भैया, तो इस कार्बन ने इसको थोड़े से इलेक्ट्रॉन दे दिए, है ना जी। पर क्या जितने एक्स ले सकता था क्या उतने ये कार्बन लेगा? कार्बन ने कार्बन को दिए, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या थी? सेम। बस ये था इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसलिए इस कार्बन ने इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे, पर उसकी वजह से इसके ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बट वो पॉजिटिव चार्ज पहले के मुकाबले कम होगा, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन एक्स खींच सकता है क्या उतने इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन से खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज तो आएगा, ठीक, लेकिन कम आएगा। अब ये चीख के मारेगा लुट गया बर्बाद हो गया। तो ये अगले कार्बन से खींचेगा ना भाई, अगला कार्बन इसको बोलेगा घबरा नहीं मैं पीछे हूं, ठीक, तो ये भी दे देगा। पर इसके ऊपर चार्ज ज्यादा था, इसके ऊपर चार्ज और कम हो गया, तो बेटा ये कम खींचेगा, तो इसके ऊपर भी चार्ज आएगा लेकिन और भी कम आएगा। फिर ये अगले से खींचेगा तो उसके ऊपर भी चार्ज आएगा लेकिन पहले से भी कम आएगा, है ना बेटा। अब बेसिकली क्या था कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना ऐसे चाहिए था, सिमिट्रिकल होना चाहिए था इलेक्ट्रॉन क्लाउड, है ना जी। बट इसने इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लिया कि नहीं किया? खींचा कि नहीं खींचा? तो इसने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ पुश कर लिया, ऐसे करके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ दिखना शुरू हो गया। इट इज पुल्ड टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड इलेक्ट्रॉन्स हैज बीन डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। क्लियर? इससे थोड़ा ऑपोजिट सिनेरियो लेके चलते हैं, ठीक। मान लेते हैं कि कार्बन की चेन हमारे पास ये थी और इस पे कोई एम चीज लगी है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो ऑब्वियसली इसने कार्बन पे इलेक्ट्रॉन फेंके होंगे। एक बंदा ज्यादा खा के आया, उसने सामने वाले पे उल्टी कर दी, अभी इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। इसके ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव। अब भैया इसके ऊपर उल्टी हुई, इसका मन खराब होगा ना, तो ये अगले पे उल्टी करेगा, है ना। तो क्या हुआ कि इसने इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन दिए, तो इसने इलेक्ट्रॉन थोड़े से आगे शिफ्ट कर देने हैं, पर जितने इसने दिए उतने तो ये नहीं करेगा, उससे कम करेगा, तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव आएगा लेकिन कम आएगा। अब इसका मन खराब हुआ, इसने आगे काम कर दिया, ठीक है जी, तो इसके ऊपर भी पार्शियल सा नेगेटिव आ गया, है ना, थोड़ा मन इसका भी खराब होगा। तो ऐसे करके अब जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस तरफ को दिखाई देगा, ऐसे करके, है ना जी। दिखना चाहिए था ऐसा, पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां तो ऐसा दिखाई दे रहा है, यहां तो ऐसा दिखाई दे रहा है, पर किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? किसकी वजह से दिखाई दे रहा है? क्या ये इस एलिमेंट की वजह से है या फिर इस एलिमेंट की वजह से है? ना ये उल्टी करता, ना इसके कपड़े खराब होते, ना ये करता, है ना भाई। तो कहने का मतलब जब कोई एटम किसी कार्बन चेन पे लग जाता है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से या तो ज्यादा हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो, तो उस कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड पूरा डिस्प्लेस हो जाता है, और वो डिस्प्लेस परमानेंटली हो जाता है एक बार, क्योंकि विद इन द मॉलिक्यूल है, बाहर से तो कुछ हुआ ही नहीं, ये मॉलिक्यूल के अंदर एटम लगा हुआ था, उसने तो खींचना ही है, इसने तो खींचना ही है, और ऐसा होना ही है, और इसने देना ही है, ऐसा होना ही है।
तो दिस परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की, और कैसी हुई? परमानेंट। किसकी वजह से हुई? किसी एटम की वजह से। वो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग थी, इसी को हमने बोला इंडक्टिव इफेक्ट। यानी इंडक्टिव इफेक्ट हो गई परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड along a carbon chain, along a carbon chain due to an atom or group having different electronegativity, negativity than carbon, क्या कहा? परमानेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड along a carbon chain due to an atom or a group having different electronegativity than carbon is called inductive effect, is called inductive effect, inductive effect of that group or atom। यानी एक कार्बन चेन में जो परमानेंट डिस्प्लेसमेंट हुई इलेक्ट्रॉन्स की, ड्यू टू कोई ग्रुप लगा था या कोई एटम लगा था जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से अलग थी, उसकी वजह से पूरी डिस्प्लेसमेंट हो गई इलेक्ट्रॉन क्लाउड की। ठीक, ये उस ग्रुप का क्या कहलाएगा? इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हम इस ग्रुप का या एटम का इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे। इसने चार्ज को इंड्यूस कर दिया। इंडक्टिव क्यों बोला? इट इंड्यूस्ड चार्ज, मे बी पॉजिटिव चार्ज, मे बी नेगेटिव चार्ज। So this permanent displacement of electron cloud along a carbon chain due to a group or atom is called inductive effect of that group or atom। Obviously यहां पे हमें यह समझ में आ रहा है कि यहां दो तरह का इंडक्टिव इफेक्ट हो सकता है ना? या तो जो लगा हुआ एटम इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले और यहां पे पॉजिटिव चार्ज कर ले, और या फिर लगा हुआ एटम इलेक्ट्रॉन को दे दे और नेगेटिव चार्ज कर ले। ठीक है, ये दो चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो ऑब्वियसली इस तरह इंडक्टिव इफेक्ट भी हमने दो पार्ट में बांट दिया। बेटा आई का मतलब हिंदी में क्या होता है? आई का मतलब मैं ना, तो अगर कोई ग्रुप खुद नेगेटिव हो जाता है बोलेगा आई नेगेटिव, है ना? तो यानी अगर कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेता है, विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खुद नेगेटिव हो रहा है, तो वो माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा। तो माइनस आई, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट किसकी वजह से है भाई? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर लग जाए, जैसे कोई हैलोजन लग जाए, भैया क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, या फिर कोई ऑक्सीजन वाला ग्रुप लग जाए, OH हो, कोई नाइट्रोजन वाला ग्रुप लग जाए, NH2 हो, कोई ट्रिपल बॉन्ड कार्बन वाला लग जाए, CN हो, या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लग जाए, ठीक, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, दैट विल कॉज माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की वजह से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। क्लियर होगी बात? और वहीं पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया, तो ये क्या चीखेगा? मैं पॉजिटिव यानी आई पॉजिटिव। तो आई पॉजिटिव प्लस आई इफेक्ट किसका होगा? प्लस आई इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स का। ठीक, पर मजे की बात बताऊं, दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं जिसका प्लस आई हो। ठीक, सर ये क्या बोल रहे हो यार, दुनिया में ऐसा कोई ग्रुप ही नहीं जिसका प्लस आई हो। एक बात बताओ, कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन, तो चलो वो तो क्या नंगा क्या नहाएगा क्या निचोड़ेगा, है ना? कितनी की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, कुछ खास है नहीं, तो उसकी वजह से तो आने नहीं वाला कोई खास चार्ज।
और उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर होंगे वो मेटल होंगे जनरली, और मेटल कभी कोवलेंट बॉन्ड बनाते नहीं, है ना भाई। तो मेटल्स का तो यहां बॉन्ड होना नहीं। और कार्बन के साथ ये जो अगर ऑर्गेनिक मिस्ट्री, उसमें कौन कौन से एलिमेंट लगे होते हैं सोचो जरा, ज्यादा से ज्यादा कौन से। कार्बन का हाइड्रोजन होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क है नहीं, या फॉस्फोरस होता है, या नाइट्रोजन होता है, या सल्फर होता है, या ऑक्सीजन होता है, या हेलोजन होता है, या नाइट्रोजन होता है। इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो कार्बन से ज्यादा है। तो दुनिया में क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम हो और वो यहां जुड़ा हो? ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड में होता ही नहीं। तो फिर प्लस आई किसका होता होगा? अब लोग बाग बढ़ाते, अल्काइल ग्रुप्स का प्लस आई इफेक्ट होता है। भाई ने बोला फटाफट से, अल्काइल ग्रुप्स का। अल्काइल ग्रुप यानी CH3 C2H5 ऐसे ग्रुप का बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट होता है। मैं पूछता हूं क्यों होता है? टेल मी। क्या कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा? है भाई, क्या कार्बन कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा बेवजूल में? अरे कभी भी नहीं देगा यार। यस, द मेन थिंग इज, कार्बन तब कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा अगर एक कार्बन डेफिशिएंट हो पहले से, उसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, या उसका एस करैक्टर ज्यादा हो। यानी डेफिनेटली प्लस का इफेक्ट किसका होता है? अल्काइल ग्रुप्स का। किसका होता है? अल्काइल ग्रुप्स का। when they are attached to a deficient कार्बन, जब तक डेफिशिएंट कार्बन नहीं है तब तक हमारे पास प्लस का इफेक्ट नहीं है बेटा अल्काइल ग्रुप्स का। अगर मान लो मेरे पास ऐसे लगा है कोई CH3 CH3 CH3, ठीक, वो क्यों देगा इस कार्बन को भाई? दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, पर अगर ये कार्बन कैसा हुआ? पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और मोर ओवर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है? sp2। और ये सारे जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है वो कार्बन हमेशा कैसा होता है? sp3। बेटा याद रखना, सिंगल बॉन्डेड कार्बन इज ऑलवेज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, डबल बॉन्ड कार्बन इज ऑलवेज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन इज ऑलवेज sp हाइब्रिडाइज्ड। बेटा इसका एस करैक्टर ज्यादा, एस करैक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इट विल बी पुलिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस और नॉट, सो दे ऑट टू गिव इलेक्ट्रॉन्स, हेंस दे आर शोइंग देयर प्लस साइन इफेक्ट। या मान लो कोई अल्काइल ग्रुप किसी डबल बॉन्डेड कार्बन पे लगा है। अब डबल बॉन्डेड कार्बन कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, जबकि ये कैसा है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बोलो क्या अब इसको इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे कि नहीं? दे हैज टू। क्यों? क्योंकि यहां पे एस करैक्टर ज्यादा है, और मोर एस करैक्टर मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो अल्काइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट सिर्फ तब शो करते बेटे जब वो किसी डेफिशिएंट कार्बन पे लगे हों। अब डेफिशिएंट कार्बन कौन सकता है? या तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या वो डबल बॉन्डेड कार्बन हो, या वो ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, तब हमारा अल्काइल ग्रुप प्लस का इफेक्ट शो करता है। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि CH3 CH2 CH3, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इस कार्बन का प्लस आई है? मैं नहीं बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि ये भी sp3, ये भी sp3, और ये भी sp3। अब सारे तो sp3 है, एस करैक्टर सबका बराबर है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबकी बराबर है, तो कोई दूसरे को इलेक्ट्रॉन क्यों दे? इलेक्ट्रॉन सिर्फ तभी दे सकता है बेटा लोग अगर यहां पर C के साथ मान लो पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब हमें समझ में आता है कि ये कैसा है? sp2 है, और ये दोनों कैसे हैं? sp3 है, तो एस करैक्टर का फर्क है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसको देंगे एंड दे विल बी शोइंग देयर प्लस आई इफेक्ट, यानी रिलीजिंग इफेक्ट। ठीक, बट एक बात जरूर समझ में आ जाती है कि इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगते हैं जो कार्बन चेन को इलेक्ट्रॉन दे दे, ठीक है जी, वो अल्काइल ग्रुप्स ही होते हैं जनरली, पर जब वो डेफिशिएंट कार्बन पे जुड़ते हैं तभी, ठीक, तो वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। और बाकी सारे ग्रुप दुनिया में शो ही क्या करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। क्योंकि दुनिया में बाकी जितने भी ग्रुप हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगने वाले, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा कार्बन से ज्यादा होती, बिकॉज दे आर ईदर हेलोजेंस, और दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, और दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम नाइट्रोजन, और फॉस्फोरस, और सल्फर।
दे ऑल आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड देयरफॉर हमारे पास बाकी सब का कैसा इफेक्ट हो जाता है, माइनस आई। बोलो बेटा, माइनस आई प्लस आई समझ में आया? किसका माइनस आई ज्यादा होता है, किसका प्लस आई ज्यादा होता है, तो बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इंडक्टिव इफेक्ट की कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कि भाई इंडक्टिव इफेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्योंकि समझने में मदद तो तभी मिलेगी हमें। ठीक, तो अब पढ़ते हैं भैया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा? ठीक, सी, सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक, इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। इट इज अ परमानेंट इफेक्ट। हमने अभी देख लिया कि मॉलिक्यूल के अंदर ही जो एटम्स होते हैं उनकी वजह से होता है, बाहर का एटमॉस्फेयर तो कुछ है ही नहीं, इसमें मायने नहीं रख रहा। ठीक है, अंदर के ग्रुप्स की वजह से है, तो ये तो परमानेंट होगा। एक बार हो गया, पोलराइजेशन इफेक्ट है ये, एक बार हो गया, ये रिवर्स नहीं होएगा। समझ में आई? ऐसा नहीं भी एक बार इलेक्ट्रॉन खींच लिए फिर दे दिए, ऐसा वाला काम नहीं होगा। ठीक, ये खींच लिए तो खींच लिए। सो ये परमानेंट इफेक्ट होता है, पहली बात। दूसरी बात, इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स ओनली। इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड्स ओनली, यानी इसकी ऑथेंटिसिटी सिर्फ तभी तक है जब तक हमारे कंपाउंड में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड है। पाई बॉन्ड से ना और बड़े सारे इफेक्ट आ जाते हैं आगे, जैसे रिजोनेंस वगैरह, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इजीली डीलोकलाइज हो सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मोबाइल इलेक्ट्रॉन है। क्यों? देखो बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनता है ऐसे, है ना, ध्यान में रखना, सिग्मा बॉन्ड ऐसे बनता है ना भाई, हेड टू हेड ओवरलैप, तो उसमें दो न्यूक्लियस यहां पे भी और यहां पे दो न्यूक्लियस होते हैं। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस के बीच में होते हैं, स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, इसलिए तो सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग होता है। पाई जो है इसके ऊपर और इसके नीचे है, तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर है ना, इस वजह से उनके ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लग पाती है भाई। ठीक, इसलिए वो वीक होते हैं, इलेक्ट्रॉन टाइटली हेल्ड होते नहीं, इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, यानी वो मूव कर सकते हैं। और उसकी वजह से और बड़े सारे इफेक्ट आगे पढ़ने हमने, बाकी सारे इफेक्ट पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ही है। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ कहां ऑपरेट हो रहा है, ध्यान से देखो, सिर्फ इसमें सिंगल बॉन्ड के थ्रू हो रहा है, डबल बॉन्ड के थ्रू नहीं, सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी इसमें जो डिस्प्लेस हो रहे हैं वो सिर्फ कौन से हो रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सो इसलिए हमने बोला कि इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड ओनली, यानी यहां पे जो डिस्प्लेस होंगे वो सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होंगे, पाई इलेक्ट्रॉन यहां डिस्प्लेस नहीं होंगे, उनके लिए और इफेक्ट्स हैं। क्लियर? अगली बात, इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल, जस्ट ओनली डिस्प्लेस्ड। ठीक, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल्स, but is just displaced। ठीक, देखो बच्चे, वापिस चलते, यहां से इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिर्फ डिस्प्लेस हुआ है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन इसके ऑर्बिटल में चले गए, नहीं, बिल्कुल नहीं, सिर्फ एक्स ने अपनी तरफ खींच लिए, थोड़े डिस्प्लेस हुए हैं, ठीक है ना जी, पर ये अपना ऑर्बिटल नहीं छोड़ेंगे, ऑर्बिटल में तो रहेंगे ही अपने, बस वो ऑर्बिटल थोड़ा सा पोलराइज हो जाएगा, अगली साइड को शिफ्ट हो जाएगा। सो ये कभी भी अपना ओरिजिनल ऑर्बिटल नहीं छोड़ते बेटा लोग, ये हमेशा क्या करते हैं, सिर्फ पोलराइज होते, जस्ट डिस्प्लेस होते हैं, ओरिजिनल ऑर्बिटल नहीं छोड़ते हैं। इसलिए क्योंकि एक तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड, दूसरा अपना ओरिजिनल ऑर्बिटल नहीं छोड़ रहे हैं, तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हो रही है। सो दिस इफेक्ट इज अ वीक इफेक्ट।
So this is a weak effect. It is a weak effect. ये एक वीक इफेक्ट होता है बेटा, समझ में आई बात? क्लियर? देखो बेटा, ये वीक इफेक्ट होता, बहुत स्ट्रांग नहीं होता, इससे और इफेक्ट आते हैं तो इसको दबा देते हैं। अगर मान लो एक जगह पे कई जगहों पे हमारे पास एक से ज्यादा तरह के इफेक्ट लगते हैं। अगर मान लो एक जगह पे कोई इंडक्टिव इफेक्ट लगा और उसके ऊपर कोई मान लो मीजोमेरिक इफेक्ट लग गया, तो मीजोमेरिक इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन्स आर टाइटली हेल्ड एज दे आर सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड, है ना, इसलिए सिर्फ डिस्प्लेस होते हैं तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं डालते हैं बच्चों। तो इट्स अ वीक इफेक्ट। बोलो क्लियर? समझ में आ गया? अगली बात, अगला देखिएगा प्लीज, इस वापस जा रहा हूं। जितना चार्ज यहां था, क्या उतना ही चार्ज यहां पर है? क्या उतना ही चार्ज यहां पर है? क्या उतना ही चार्ज यहां पर है? चार्ज डिक्रीज करता जा रहा है। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, तुम बोलोगे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तुमने अपने फ्रेंड को बोला कि यार हमारे सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, उसने आगे अपने फ्रेंड को बोलना यार उनके सर अच्छा पढ़ाते हैं। पर जितनी कन्विंस हो करके तुम बोल सकते हैं, क्या वो उतनी कन्विंसमेंट बोल सकता आगे? उतना कन्विंस होके बोल सकता आगे? नहीं। अब उसने अगले दोस्त को बोला, अगले दोस्त ने बोला यार उसके मेरे दोस्त के सर जो है ना बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, तो क्या उसकी बात में कोई वजन होगा? बोलेंगे तूने पढ़ के देखा? तो उसी तरह से जितना चार्ज इस कार्बन पे आया, क्या उतना चार्ज यहां आया? क्या उतना ही चार्ज यहां आया? नहीं। यानी इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ। क्या बोला? इंडक्टिव इफेक्ट, ओहो पीछे क्यों जा रहा हूं यार, इंडक्टिव इफेक्ट decreases with increase in chain length and becomes almost zero at फोर्थ कार्बन। चौथे कार्बन तक आते आते इस X का या इस M का इफेक्ट ऑलमोस्ट क्या हो गया? जीरो। यहां पे ज्यादा था, यहां कम हुआ, यहां और कम हुआ, यहां ऑलमोस्ट क्या हो गया? जीरो। यानी इस X के लगे होने का इफेक्ट यहां सबसे ज्यादा है, यहां उससे कम है, यहां और कम है, और इस पे ये X लगा है नहीं लगा कोई फर्क नहीं डालता, है ना। ये अपनी मस्ती में जीने वाला कार्बन हो गया, इसके आगे वालों को फर्क नहीं पड़ता भी X कहां लगा था। समझे मेरी बात? तो इट इंक्रीजेस, हम बोले डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ। कोई भी ग्रुप जो लगा है वो अपने साथ वाले कार्बन पे सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा और उससे आगे उसका इफेक्ट कम 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 होता रहेगा, और फोर्थ कार्बन पे आते आते ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। यानी ये ग्रुप यहां लगा है नहीं लगा इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो नेगेटिव चार्ज है ये सिर्फ मजे के लिए बनाया गया, इसमें कुछ खास है ही नहीं। इतना का नेगेटिव तो कार्बन जब हाइड्रोजन से जुड़ा था तब भी था। समझ में आई? तो चौथे कार्बन पे जाकर के इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, ऑलमोस्ट शून्य हो जाता है। समझ में आ गई बेटे बात? ठीक, अगली बात, यहां पे चार्ज था, उसकी वजह से यहां चार्ज आया, और उसकी वजह से चार्ज यहां ट्रांसमिट हुआ, उसकी वजह से चार्ज यहां ट्रांसमिट हुआ। तो चार्ज इज ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, है ना बेटा। देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। इसलिए इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इफेक्ट। क्यों बोला जाता है ट्रांसमिशन इफेक्ट? क्योंकि चार्ज हैज बीन ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, है ना जी। लेकिन धीरे धीरे उसका कम 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 हो जाना, ठीक, लेकिन फिर भी चार्ज हैज बीन ट्रांसमिटेड, तो इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट का नाम भी दिया जाता है।
कई बुक्स में इसको ऐसे बोला जाता है। तो कभी ट्रांसमिशन इफेक्ट भी आए तो सेम बात है, इट इज इंडक्टिव इफेक्ट। क्लियर हो गया बेटा? तो एक तो ये परमानेंट इफेक्ट ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड, ठीक, एंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट लूज देयर ओरिजिनल ऑर्बिटल बट इज जस्ट डिस्प्लेस्ड, इट्स अ वीक इफेक्ट, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन चेन लेंथ एंड बिकम्स जीरो एट द फोर्थ कार्बन। किसी भी ग्रुप का इफेक्ट जो होता है चौथे कार्बन पे जाके ऑलमोस्ट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अगली बात, इंडक्टिव इफेक्ट जो होता है इसको ट्रांसमिशन इफेक्ट भी बोला जाता है। हाँ जी भाई। तो फिर ये पूरी चेन पे इफेक्ट नहीं करता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ अपने साथ लगे रिस्पेक्टिव कार्बन्स पे इफेक्ट ज्यादा करता है, ये पूरी चेन पे कोई इफेक्ट नहीं करता। ये पहले 1 2 3 कार्बन पे बहुत असर करता है, पहले कार्बन पे सबसे ज्यादा असर करता है, ठीक, उसके बाद इसका इफेक्ट कम होता रहेगा। हाँ जी बोलो। कौन सा? इट ऑपरेट्स थ्रू सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन ही तो ट्रांसफर हो रहे हैं। और कौन से? यहाँ पे जो डिस्प्लेस हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्प्लेस्ड ओनली कौन से वाले? सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। जब कभी पाई इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनका इफेक्ट चेंज हो जाता है, उनका कोई और इफेक्ट होता है, जैसे रिजोनेंस, मीजोमैरिक इफेक्ट, वो अलग इफेक्ट्स हैं, ठीक। ये सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है, और इसी वजह से तो वीक है ना भाई, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी टाइटली हेल्ड। बोलो क्लियर? एनी अदर डाउट? अब देखो बेटे, आगे हम डिसाइड करना चाहते हैं। देखो हमने ये तो पढ़ लिया कि भाई ये दो तरह का होता है, प्लस आई एंड माइनस आई, लेकिन किसका ज्यादा किसका कम, ठीक। तो इसके लिए लोग बात क्या करते हैं, एक रट्टा मरवाते हैं भाई। बुक में एक सीरीज लिखी रहती है ना, बोलते हैं इसको रट्टा मार लो, ठीक, इसको रट्टा मार लो, इस ऑर्डर में इंडक्टिव इफेक्ट देखा जाता है। बेटा रट्टा सर की किताब में है ही नहीं, ना मैंने कभी रट्टा मारा, ना कभी मारने को तुम्हें बोलूंगा। आप थोड़ा कंसेप्ट से देखिएगा, आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किसका ज्यादा है किसका कम है। तो मैं आज आपको एक तरीका बता रहा हूं। घर पे आपके पास कोई बुक होगी, एनसीईआरटी है ना, या प्रदीप, दिनेश, मॉडर्न, कोई किताब तो रखे होंगे, उसमें सीरीज दी होगी। तो जैसे मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, आप उसको लगा के देखना, क्या वो सीरीज इससे एक्सप्लेन हो रही है। पर थोड़ा ध्यान से सोचना। मैं ऐसा करता हूं, मैं कुछ चंद ग्रुप लेके चलता हूं, 4 5 10 ग्रुप लेके चलता हूं, ठीक, और फिर देखता हूं कि इसमें किसमें इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है किसमें कम है। मैंने बोला दुनिया में एक ही तरह का माइनस आई इफेक्ट होता है, प्लस साइड तो होता ही किसका? अल्काइल ग्रुप्स का। उसको बाद में एक्सप्लेन करते हैं। पहले मैं माइनस आई का ऑर्डर लगाना चाहता हूं, माइनस आई इफेक्ट का मेरे को ऑर्डर लगाना है। और मुझे दिया क्या गया है? मुझे ये दिए गए हैं, एक दे दिया नाइट्रो, दे दिया जी, NO2 ग्रुप है, ठीक। एक मेरे को दे दिया साइनाइड ग्रुप, ठीक है जी। एक मेरे को दे दिया COOH ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड। COOH क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक मेरे को दे दिया CHO ग्रुप, ठीक है जी। एक मेरे को दे दिया OH ग्रुप, और एक मेरे को दे दिया NH2 ग्रुप, और एक मेरे को दे दिया Cl। बोला कि इसको इंडक्टिव इफेक्ट के ऑर्डर में लगाना है जी, माइनस आई के ऑर्डर में लगाना है, ठीक। ऐसे मत देख, ऐसे नहीं आएगा, ठीक। अब देखो बेटा, थोड़ा सा इसको डिटेल में देखते हैं। क्या ये जो NO2 ग्रुप है, क्या ये मेरे पास इस तरह का ग्रुप होता है? NO2 ऐसे बनता है। हम आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड की औकात नहीं मानते, हम चाहें तो इसको माइनस इसको प्लस भी लिख सकते हैं, वी कैन राइट, है ना, इसको माइनस इसको प्लस, क्योंकि आज कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं लिखते ना, तो उसके माइनस प्लस लगा देते हैं। तो अगर कभी जिंदगी में इसको ऐसे भी लिख के दिया हो तो घबराना नहीं है, ये सेम बात है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड की एक तरह की रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आज हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड को नहीं मानते हैं। क्यों? हमने फॉर्मल चार्ज पढ़ा था ना बेटा, तो फॉर्मल चार्ज आने के बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड की औकात ही खत्म हो गई, क्योंकि इससे फॉर्मल चार्जेस ज्यादा आ जाते हैं, उससे अच्छा प्लस माइनस लिख देते हैं, ठीक। दूसरा ग्रुप मेरे पास है यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड N, तीसरा ग्रुप है C डबल बॉन्ड O OH, ठीक है। चौथा ग्रुप है C डबल बॉन्ड OH, पांचवा ग्रुप है O
H, छठा ग्रुप है NHH और सातवां ग्रुप है Cl। ठीक, इनको ऑर्डर में लगाना है। ठीक है जी। देखो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि ये बात ध्यान में रखना कि हम ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे लगा रहे हैं। किस पे लगा रहे हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन पे लगा रहे हैं। ठीक है ना बच्चा? तो इस कार्बन, ये ट्रिपल बॉन्डेड है तो इसका sp हाइब्रिडाइजेशन रहा होगा। ये डबल बॉन्डेड है, इसका sp2 रहा होगा। ये भी डबल बॉन्डेड है, इसका sp2 रहा होगा। और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो ऑलरेडी कार्बन से ज्यादा है कि नहीं? नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कार्बन से ज्यादा है। एस करैक्टर ज्यादा तो इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी भी ज्यादा है। ऑक्सीजन की तो ज्यादा थी, नाइट्रोजन की भी ज्यादा थी, हेलोजन की भी ज्यादा थी। तो ऑब्वियसली इन सबका माइनस आई है, क्योंकि इन सब की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। कौन से कार्बन से? sp3 कार्बन से। सभी के sp3 से ज्यादा है तो सभी का माइनस आई है। अब इसमें सबसे ज्यादा किसका? देखो भैया, पहली बात, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक तो पहले से ज्यादा थी, ठीक ही नहीं? पहले ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, यानी माइनस आई दे रहा था। ऊपर से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, तो भैया ऑक्सीजन नाइट्रोजन से खींचेगा कि नहीं खींचेगा? यानी इसका पॉजिटिव चार्ज और बढ़ाएगा, इसको गुस्सा और दिलाएगा। ये ऑक्सीजन भी इससे खींचेगा, तो ये तो बेचारा नाइट्रोजन कैसा हो गया? हाईली पॉजिटिव। ये पहले से विड्रॉइंग था, ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा आ गया। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, है ना? पहले ये क्या कर रहा था? इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा आ गया, तो ये और खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप हो गया कि नहीं, है ना? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी। नाइट्रोजन पहले से ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, पहले से खींच रहा है, ऊपर से ऑक्सीजन उससे और खींच के तंग कर रहा है। सारा गुस्सा किस पे निकालेगा? ये कार्बन पे। तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग हो गया। और अपने आप में अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी भी sp2 है, यानी s करैक्टर भी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा है। तो भैया ये तो कार्बन की दुर्गत कर देगा। तो ऑब्वियसली सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप होगा इनमें से। तो इनमें से सबसे ज्यादा विड्रॉइंग कौन सा हो गया? NO2। अब यहां पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहां sp2 है, यहां sp2 है। हालांकि ऑक्सीजन जो होता है वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं? लेकिन ये हाइड्रोजन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? अब ये खुद नेगेटिव है तो क्या आगे से इलेक्ट्रॉन आसानी से खींचेगा? इतने नहीं खींच पाएगा, वो तो सिर्फ इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ज्यादा है तब करके खींचेगा। अदरवाइज इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ गया ना, तो ज्यादा आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा। सिमिलरली इसको भी H दे रहा है, इसको भी H दे रहा है, तो इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, तो ये भी आगे से नहीं खींचेगा। तो दीज बोथ आर वीक विड्रॉइंग ग्रुप्स। ये वीक विड्रॉइंग ग्रुप्स हो गए क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल सा नेगेटिव है, पर इनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है। इतने इलेक्ट्रॉन इसको नहीं मिले कि कार्बन से लेना छोड़ दे, ये कार्बन से लेगा, बट जितने लेने चाहिए थे उससे बहुत कम लेगा। बोलो समझ में आई मेरी बात? तो ये वीक विड्रॉइंग हो गए। अब ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो ज्यादा है, इसको देने वाला तो कोई है नहीं, तो ये तो खींचेगा ही खींचेगा। तो क्लोरीन जो है वो इन दोनों से ज्यादा विड्रॉइंग होगा क्योंकि इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव नहीं है। हालांकि इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्लोरीन की कम थी ना, ऑक्सीजन के मुकाबले क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम होती है कि नहीं? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन होता है? फ्लोरीन। उसके बाद कौन होता है? ऑक्सीजन। बट बेटा ऑक्सीजन यहां पे नेगेटिव है और क्लोरीन यहां पर कैसा है? कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर, तो ये ज्यादा खींचेगा। तो क्लोरीन की विड्रॉइंग पावर OH से या NH2 से क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। बट एक बात याद रखना बेटा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन की विड्रॉइंग पावर ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन की विड्रॉइंग पावर, s करैक्टर ज्यादा होता है ना, तो वो ऑक्सीजन से भी ज्यादा होती है। अगर कभी डबल बॉन्डेड कार्बन O पे लग जाए ना, तो O से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। समझ में आई? अगर डबल बॉन्डेड कार्बन
O पे लग जाए तो O से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है। डबल sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की विड्रॉइंग पावर O से भी ज्यादा होती है, F से भी ज्यादा होती है। फ्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है sp2, तो sp तो उससे भी ज्यादा होगा। तो इसका मतलब इनमें इन सब की विड्रॉइंग पावर इन सब से तो क्या है, ज्यादा है, क्योंकि इसमें s करैक्टर ज्यादा है। और मैंने बोला sp2 वाला ऑक्सीजन से भी ज्यादा, तो भैया ये इससे तो ज्यादा रहना ही रहना है, ठीक है ना। अब इन तीनों में से किसका s करैक्टर सबसे ज्यादा है? तो क्या दूसरे नंबर पे मैं साइनाइड लगा दूं? क्या इनमें से दूसरे नंबर पे साइनाइड लगा दूं? क्योंकि s करैक्टर सबसे ज्यादा है भाई। s करैक्टर ज्यादा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, विड्रॉइंग पावर ज्यादा। बोलो क्लियर? बेटे NO2 में भी ऑलरेडी sp2 हाइब्रिडाइज भी और ऊपर से इलेक्ट्रॉन खींच भी रहा है, दो दो ग्रुप खींच भी रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा है। यहां तीन तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है बेटा, जो कि आगे कार्बन से खींचेंगे मिलके, और ये बेचारा एक ही कार्बन sp हाइब्रिडाइज, तो नाइट्रो तो ज्यादा खींचेगा ही खींचेगा, ठीक। उसके बाद साइनाइड आ गया। अब इन दो में देखते हैं, इधर ध्यान देना बहुत ध्यान से, क्योंकि ये किसी बुक में नहीं लिखा है। मैंने अभी तुम्हें बताया कि डबल बॉन्डेड कार्बन ऑक्सीजन से भी इलेक्ट्रॉन खींचता है, बोलो बोला ना। तो यानी इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन ये अपनी तरफ खींचेगा कि नहीं खींचेगा? उसके ऊपर पार्शियल सा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? बट यहां तो ऐसा कोई देने वाला नहीं है। हाइड्रोजन तो बेचारा क्या देगा, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, क्या शेयर करेगा? ऑब्वियसली यहां ये देने वाला है, आगे जाके हम इसको प्लस सार इफेक्ट पढ़ते हैं, आगे जाके इसको क्या पढ़ते हैं, प्लस सार इफेक्ट। बट एनी हाउ ये देने वाला है, जिसने इस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज कम कर दिया। पॉजिटिव चार्ज क्यों होना था? क्योंकि ये वाला ऑक्सीजन इससे खींचता था, क्योंकि ये भी sp2 हाइब्रिडाइज ऑक्सीजन है, डबल बॉन्डेड है, और ये भी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो ये ऑक्सीजन इससे खींचेगा, तो भैया ये इस वाले ऑक्सीजन से खींचेगा, तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आना था वो इसकी वजह से थोड़ा कम हो गया। क्या यहां पे ऐसा हो पाया? यहां पे ऐसा नहीं हो पाया। तो इसका मतलब साइनाइड के बाद हमारे पास इसमें कौन आ गया, CHO, और CHO के बाद कौन सा आया, COOH, ठीक। उसके बाद कौन सा आया, Cl। अब इन दोनों में से बताओ कौन होगा? ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन से ज्यादा है, ऊपर से सिर्फ एक ही H लगा है, यहां दो दो H देने वाले हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम है, तो इसके बाद कौन आया और उसके बाद कौन आया? बोलो ऑर्डर समझ में आया? हमने सिंपल तरीके से देखा कहां पे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो जब आप घर पे वो सीरीज देखोगे पूरी, मैंने पूरी सीरीज इसलिए नहीं करवाई, मेरे को तो यू कैन से 2 मिनट में बता देना ये सीरीज है, पर मैं नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं तुम घर जाओ, खुद उस सीरीज को लगाओ, उसके ऑर्डर को अपने आप समझो, ताकि आपको रट्टा ना मारना पड़े किसका माइनस आई ज्यादा किसका कम। आप देखो, हमें सीरीज याद करने की जरूरत भी नहीं होती, क्यों? हमें एट ए टाइम 2-3 एलिमेंट्स में कंपेयर करना होता है, कंपैरिजन आना चाहिए ना माइनस आई का। तो अगर तुम्हें ये कंपैरिजन समझ में आ गया तो आराम से आ गया भाई। बोलो यहां तक क्लियर? अब एक बात बताओ कि एक बुफे लगा हुआ है ना, खूब मजेदार बुफे लगा हुआ है। अब 2 लोग खाना खाने आते हैं, ठीक। एक जो थोड़ा बहुत खा के आया हुआ है घर से, और एक जो 3 दिन का भूखा है। अब एक बात बताओ, बुफे पे टूट के कौन पड़ेगा? 3 दिन का भूखा। तो भैया ऐसे ही मान लो इसके ऊपर तो पार्शियल पॉजिटिव था, मान लो कोई कंप्लीट पॉजिटिव हो जाए, यानी उससे पहले ही कोई इलेक्ट्रॉन छीन चुका है, तो सारा गुस्सा आगे उतारेगा कि नहीं? तो कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर हमेशा पार्शियल पॉजिटिव से क्या रहेगी, ज्यादा। यानी अगर मैं इसके साथ NR31 पॉजिटिव लगा देता हूं, वेयर R इज अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप रिलीजिंग होते हैं, बट एक कंप्लीट पॉजिटिव है, और ये क्या है, पार्शियल पॉजिटिव। इसके तो इलेक्ट्रॉन को छीन चुका है, भले ही R इसको सांत्वना दे रहे हैं, भाई मैं दूंगा तेरे को, चिंता नहीं कर, है ना, पर भैया इलेक्ट्रॉन पूरे तो देंगे नहीं, इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल्स, तो इसका पॉजिटिव चार्ज पूरा तो खत्म होगा नहीं, तो ये सारा गुस्सा आगे उतारेगा कि नहीं?
तो याद रखना इसकी विड्रॉइंग पावर इससे भी ज्यादा हो गई, भले यहां पे आर अल्काइल ग्रुप रिलीजिंग क्यों नहीं लगे हो, क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर पार्शियल पॉजिटिव से क्या रहेगी, ज्यादा। यहां पार्शियल पॉजिटिव डेल्टा पॉजिटिव है और यहां पे कंप्लीट पॉजिटिव है, यानी इसके इलेक्ट्रॉन तो पहले ही चोरी हो गए हुए हैं, है ना। अब भले ही इसके साथ आपके पास 2 अल्काइल ग्रुप 3 अल्काइल ग्रुप लगे हैं, यहां पे CH3 CH3 CH3, ठीक, ये है भैया मैं दूंगा, चिंता नहीं कर भैया मैं दे दूंगा यार, तू मेरे से भी ले ले, बट क्या ये पूरे इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म कर देंगे? इलेक्ट्रॉन डू नॉट लीव देयर ऑर्बिटल्स, जस्ट इज डिस्प्लेस्ड, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा, और नहीं होगा तो इस सबसे बदला लेगा ना, जहां लगेगा उसकी ऐसी की तैसी कर देगा, ठीक। तो अगर कंप्लीट पॉजिटिव होता है उसकी विड्रॉइंग पावर पार्शियल पॉजिटिव से हमेशा ज्यादा होती है, भले ही उसमें रिलीजिंग ग्रुप भी क्यों ना लगे हुए हों। तो इसकी पावर सबसे ज्यादा हो गई क्योंकि कंप्लीट पॉजिटिव था। उसके बाद पार्शियल पॉजिटिव 3 विड्रॉइंग ग्रुप लगे, 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लगे, यहां पे एस कैरेक्टर ज्यादा था, यहां एस कैरेक्टर कम था, यहां एक देने वाला ग्रुप था और यहां कोई भी नहीं था, बट ये sp2 था। sp2 तो इससे तो ज्यादा होगा ही होगा, और इसको H देने वाला था, इसको भी H देने वाले थे, ऑर्डर क्लियर हो गया कि नहीं। तो कंप्लीट पॉजिटिव की विड्रॉइंग पावर पार्शियल पॉजिटिव से ज्यादा। बाकी ऐसे करके कंपेयर करना, और अगली क्लास में जब तुम आओगे तुम्हें वो सीरीज का एक एक चीज पता होना चाहिए, कौन किसके बाद आ रहा है, क्यों। जो नहीं आएगा आई एम देयर टू एक्सप्लेन, क्योंकि इसको रट्टा नहीं मारना, ऑर्गेनिक में कहीं रट्टा नहीं मारना, किसी सीरीज को रट्टा नहीं मारना, मैं आपको हर चीज कंसेप्ट से सिखाऊंगा, ठीक। कोई रट्टा नहीं मारना पूरी ऑर्गेनिक में, ठीक है। तो आज इतना ही करेंगे, रेस्ट इन नेक्स्ट, ठीक। इंडक्टिव इफेक्ट को आगे लेके जाएंगे, प्लस साई इफेक्ट का ऑर्डर समझेंगे और फिर उसके आगे चलेंगे। कोशिश करना कि प्लस साई का भी तुम लगा के देखो, है ना, कोशिश करना कि प्लस साई का तुम लगा के देखो, सोचो, अब सोचना कठिन तो है पर इम्पॉसिबल थोड़ी है, ठीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक्स अ लॉट। जस्ट